Electrostatics. Electric potential due to electric dipole at axial point. तो ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये Q, ये माइनस Q और ये इसका मिड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2L है। तो यहाँ से हम लोग R डिस्टेंस पर जाएंगे, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करेंगे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L, और ये डिस्टेंस यहाँ से R प्लस L। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के V इक्वल टू के क्यू बाई R माइनस L माइनस नेगेटिव की वजह से क्योंकि विद साइन लेना है, तो माइनस के क्यू बाई R प्लस L। के क्यू को बाहर लेंगे तो R प्लस L माइनस R माइनस L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो V इक्वल टू हो गया के क्यू और ऊपर अपने को क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 2L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि R जो है L के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है, तब क्या होगा, तो ये लिख लो पहले। लिख लिया। तो इसको एक तो ये आ गया तो आंसर हमारा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इफ R ग्रेटर देन L, तो आप देखो कि R स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, L स्क्वायर जीरो हो जाएगी, यानी ऊपर क्या होगा देखो 2QL, क्योंकि हमें मालूम है P इक्वल टू क्या है 2QL है। तो ऊपर तो जाएगा KP है ना, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा R स्क्वायर 1 माइनस L स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल होगा। तो पोटेंशियल यहाँ आ गया KP बाई R स्क्वायर, और हमें मालूम है K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल होगा एक्सियल पॉइंट पर। हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल
एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जो डिस्टेंस है इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट की, दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। जब दोनों के लिए सेम होगी, यानी ये एल है और ये भी एल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहाँ से मिड पॉइंट से डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पोटेंशियल की बात करेंगे तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस के क्यू बाई रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी वी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो वैसे भी वी 0 होना ही, मतलब वी 0 आ रहा है, वो तो इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके क्या आ रहा था, परपेंडिकुलर आ रहा था। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये क्या है, पूरा का पूरा जो प्लेन है वो इक्विपोटेंशियल प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, एक पॉइंट उसमें आप ऐड कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, कि इस प्लेन को पर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वर्क क्या होगा, वहां 0 होगा। क्यों? क्योंकि उस प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी उस पर परपेंडिकुलर लग रहा होगा। लेकिन हम लोग उसको उस प्लेन में मतलब उसका डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट वहां ऐड कर लो आप, है ना? क्या पॉइंट ऐड करना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस on a charged particle, work done by electric forces on a charged particle is 0 when charged particle is displaced in equipotential surface. ठीक है भाई, लिख लिया? हाँ सर। ये भी लिख लिया है, ये पॉइंट वहां ऐड कर लीजिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0 when charged particle is displaced in equipotential surface या on equipotential surface। अब बात करते हैं किसी जनरल पॉइंट पर क्या होगा। एट जनरल पॉइंट यानी r, थीटा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है,
इसके मिड पॉइंट से देखना है। इस पॉइंट पर ये एंगल थीटा है, ये इधर की तरफ आर वेक्टर है, ठीक है। पी के डायरेक्शन में मालूम है इधर है, तो पी का एक कंपोनेंट इधर होगा, पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा पी साइन थीटा। तो यहाँ आप देखो कि पी साइन थीटा की वजह से तो क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। पी साइन थीटा की वजह से क्या होगा, जीरो, और पी कॉस थीटा की वजह से क्या था, इक्वेटोरियल, इसके लिए तो क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल यहाँ होगा दरअसल हो गया के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर, या के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ देखो जब थीटा जीरो होगा तो के पी बाई आर स्क्वायर आ रहा है, थीटा जब 90 डिग्री जाएगा जीरो आ जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में interaction force between a point charge and electric dipole. Electric dipole. तो दो केस में यहाँ देखूंगा। पहला केस, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ है कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल डाइपोल, यानी जो डिस्टेंस जो काफी लार्ज है वो यहाँ रखा हुआ है इस तरह से। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ ये आ रही, तो हमें फोर्स बताना है इसका पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो एरो की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ देखो, इस इलेक्ट्रिक डाइप दो तरह से इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहला मेथड, ये, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब ये कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर फोर्स जीरो आता है कि नहीं आता है, वो चेक करना है तो मुझे, है ना। क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी केस डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने पहले ही नॉन यूनिफॉर्म वाला ले लिया। तो देखो कैसे करेंगे, यानी हमें क्यू की वजह से पी पर, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर फोर्स चाहिए, या डाइपोल की वजह से क्यू पर चाहिए, एक ही बात है। इसलिए मैं दो तरह से आपको बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, एक तरह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको अब। तो ये हमारे पास में है, तो यहाँ क्या है, एरो उधर होने का मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया कि x है,
और ये जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया कि dx है। तुम्हारे पास में यहाँ p कितना है, एक तरह से q इंटू dx है, ठीक है, p इक्वल टू q इंटू dx है। अब यहाँ देखो प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर, वो माइनस q पर जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, राइट साइड में होगा वैसे तो, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसको फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना। कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मैंने मान लिया कि Q इंटू ई लग रहा होगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो डिक्रीज कर रहा, लेकिन मैं इंक्रीज करता हूँ मान रहा हूँ, तो यहाँ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब Q इंटू ई प्लस डी होगा, इंक्रीज करता हूँ मान लेते हैं। तो नेट फोर्स इस पे कितना आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो आ रहा है Q ई प्लस डी माइनस क्यू ई, यानी अल्टीमेटली आ गया Q इंटू डी, ये लिख लो पहले। सर बोलिए। सर ये मतलब ये फोर्स के आगे से वापस बताइए ना। क्यों नहीं समझ में आया, देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या होगा। ओके, तो मैं इन्हें क्या किया, वैसे तो ये तो स्मॉल डायपोल है, लेकिन मैं स्मॉल डायपोल भी है तो बना कैसे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, तो इसका मतलब मैंने माइनस क्यू पर फोर्स निकाला, तो यहाँ मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर राइट साइड में होगी, लेकिन माइनस क्यू होने की वजह से उसको फोर्स सीधा लग रहा है ना, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता हूँ मान रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस क्यू पर ई प्लस डी होगा, तो इस पर फोर्स कितना हो गया, क्यू ई प्लस डी हो रहा है। तो नेट फोर्स क्या मिल रहा है अपने को, राइट साइड में मिल रहा है, ये फोर्स आ रहा है, हाँ सर। जो कि हाँ राइट साइड में ये फोर्स मिल रहा है अपने को, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये लिख लिया। लिख लिया। हाँ सर। तो ऊपर नीचे यहाँ क्या करते हैं, dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो f इक्वल टू आ गया हमारे पास में q dx इंटू डी बाई डी एक्स। क्यू डी एक्स क्या है, p तो है, यानी इसका मतलब p डी बाई डी एक्स, ये फोर्स होगा। इससे एक बात और पता चल गई कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स कभी, अच्छा एक जगह है, लेकिन यहाँ जहाँ फोर्स जीरो हो सकता है, लेकिन इस केस में फोर्स जीरो नहीं है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं बोल सकता मैं, लेकिन इस केस में तो फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो हो, लेकिन इस केस में इस तरह से जब भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज जो हमने यहाँ रखा है, इसकी वजह से ये जो डायपोल पर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि स्मॉल डायपोल है, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, x इक्वल टू आर, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसकी वजह से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी ई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू के क्यू बाई एक्स क्यू, है ना। इसका मॉड ले लेंगे, तो वैसे तो दो ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव इधर है ना, नेगेटिव इस साइड है, तो नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो नेट फोर्स क्या होगा इस पर, अट्रैक्टिव, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी इसका मतलब एफ इक्वल इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है वो आ गया 2kqp बाई एक्स क्यूब या 2kqp बाई आर क्यूब, यही आंसर है।
लिख लिया? हाँ सर। ये आ गया। दूसरा मेथड क्या है देखो, ये क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल इस डायरेक्शन में है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आ रहे। अब आप देखो यहाँ इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये हो गया हमारे पास में, ई डैश ले लेता हूं मैं, तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कितना होता है, तो ई डैश इक्वल टू होता है 2 kp बाई आर क्यूब होता है ना। तो यहाँ चार्ज क्यू है, इस पर फोर्स कितना आ गया, इस पर फोर्स आ गया क्यू ई डैश, यही तो आंसर है 2 kqp बाई आर क्यूब। समझ में आया? भाई क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। लिख लिया? हाँ सर। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ दूसरा केस बी। ये क्यू है और डायपोल को हमने ऐसे रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये आर है। तो इस पर फोर्स अब क्या होगा, तो वैसे तो देखो अगर मैं इस मेथड से चलूँ, देखो जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, इस डायपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, यानी इसका पहला पार्ट, पहला मेथड। अगर मैं इसको पहले उस सेकंड मेथड जो किया था उससे करूँ, तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगी कि नहीं होगी, कितना होगा, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज q ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होता है, kp बाई आर क्यूब। इसका मतलब इसको इधर ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स कितना आ गया, q इंटू ई, यानी हो गया kpq बाई आर क्यूब। यही आंसर है।
है। और एक और तरीका है, देखो कैसे, क्योंकि कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो एक चीज और देखेंगे, यहाँ सिर्फ फोर्स ही नहीं देखेंगे, यहाँ इस पर हम टॉर्क भी देखेंगे। इस केस में इस पर टॉर्क भी आ रहा है, क्योंकि ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, क्योंकि टॉर्क आ रहा है। तो टॉर्क भी निकालेंगे कितना टॉर्क है, और फोर्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये लिख लो, सेकंड मेथड बताते हैं। हाँ सर हो गया। तो इसको मैं बड़ा साइज का बना लेता हूँ। तो ये प्लस है इसका मतलब, और ये माइनस है, तभी तो पी के डायरेक्शन उधर है, और कैपिटल क्यू यहाँ रखा हुआ है। तो इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना, और इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा होगा, ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस दोनों की मैंने मान ली कि ये dy है, तो ये एंगल मैं यहाँ ले लेता हूँ कि ये d थीटा है, ये एंगल भी d थीटा है, और ये जो डिस्टेंस अपने को दे रखा है ये डिस्टेंस r है। तो काफी स्मॉल है dy, है ना, d थीटा भी स्मॉल है, क्योंकि dy स्मॉल है, क्योंकि r काफी लार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स होगा इस पर क्या होगा, QE होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही और चार्ज भी सेम है। तो यहाँ कितना होगा, QE होगा। इसको रिजोल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो ये एंगल कितना है यहाँ, d थीटा है, तो इसका मतलब QE cos d थीटा, और इधर क्या मिलेगा, QE sin d थीटा। उसी तरह यहाँ देखो, इसका कंपोनेंट एक इधर होगा, तो वो एंगल अगर d थीटा तो ये एंगल भी d थीटा होगा। कितना होगा, QE cos d थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर होगा, QE sin d थीटा। आप यहाँ देखो QE cos d थीटा, QE cos d थीटा कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बन रहा है ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि QE cos d थीटा और QE cos d थीटा ये दोनों इसको क्या करेंगे, ऐसे रोटेट भी कराएंगे, तो यहाँ से टॉर्क भी मिलेगा। तो इस टॉर्क की बात करेंगे, पहले फोर्स की बात करें, तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में कितना है इसके ऊपर, तो 2QE sin d थीटा, लेकिन थीटा तो यहाँ स्मॉल है, इसको क्या लिखेंगे, 2QE d थीटा, है ना। अब ये डिस्टेंस r है, तो यहाँ देखो आप dy बाई r, है ना, प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं। तो dy बाई r इक्वल टू क्या लिखोगे, 2d थीटा लिखोगे। तो यहाँ से आप QE इंटू 2d थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ dy बाई r है, तुम्हारे पास f की वैल्यू क्या आ गई है, तो ये आ गया Q, है ना, इंटू dy, तो P हो जाएगा E बाई R, तो ये तो हो गया P। यहाँ देखो E, यानी Q की वजह से E क्या होगा, यानी इस जगह पर जो, यानी जो इस जगह पर E होगा वही इस जगह पर भी होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो आ रही है ऑलमोस्ट,
तो यानी आ जाएगा हमारे पास में 1/r, और वो कितना है KQ/r²। तो यही तो फोर्स आ रहा था वहां, देखो KQP/r3। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब टॉर्क के बारे में बात हाँ कर सर। लेते हैं, है ना। ये लिख लो, फिर टॉर्क भी बताता हूँ। तो यहाँ देखो आप खुद ही कि डायपोल पे ऊपर की तरफ फोर्स है, तो इसको किधर लग रहा है? डायपोल की वजह से नीचे लगेगा ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। उतना ही फोर्स इसको इधर लग रहा है। हाँ सर, हो गया। ठीक है। अब टॉर्क क्या होगा? तो ये इसके सेंटर मास के बाद क्या करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। टॉर्क भी निकाल सकते हैं, ये रिमूव कर देता हूँ मैं। तो हो जाएगा 2QE cos d थीटा इन 2, है ना। ये क्या मिलेगा आपको? dy/2 मिलेगा ना। ये समझ में आया? कैसे लिखा मैंने? सेंटर के अबाउट लिखा मैंने। तो ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक की? dy/2 ही तो है। तो 2 से तो 2, या 2 को कैंसिल आउट कर देते, चलो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आप देखो कि डी थीटा क्या है यहाँ? टेंस टू 0 है, तो कॉस डी थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1। हमारे पास टाउ इक्वल टू आ गया QE इंटू डी वाई। Q इंटू डी वाई क्या है? P, और E कितना है? तो KQ/r²। तो ये टॉर्क आ गया इसके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। बाकी और भी क्वेश्चन उसमें दिए, दो डायपोल के बीच में क्या होगा, तो आप करिएगा। नहीं होगा मैं बता दूंगा। तो है ना, तो ये हो गया हमारे पास।
ये क्वेश्चंस करेगा अब आप इलेक्ट्रिक डायपोल के जितने भी 85, 86, 87, 88। ठीक, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। फिर 91 डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन करेगा 91, 92, 93, 94, 95, ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में लिख लिया था ना वो? हाँ सर। इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform external electric field. Electric dipole in uniform external electric field. तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्यों तभी यूनिफॉर्म कह सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है, या यूनिफॉर्म है इसका मतलब है कि उसका वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, और इसको फोर्स इधर लगेगा। इसका सेंटर यहाँ कहीं है ना। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है कि एक का मास m दिया और एक का मास 2m दिया हो, ये भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो उसके सेंटर मास के अबाउट ये रोटेट करेगा। क्लियर? तो अभी तो इन दोनों का मास मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ सेम ही ले रहा हूँ, फिर भी मैं जनरल केस दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका जो p डायरेक्शन यानी p की डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इधर होगा। ये एंगल में यहाँ थीटा ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैं x ले रहा हूँ, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये y ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का मास अलग अलग हो सकता है इसलिए। तो यहाँ x प्लस y कितना, लेकिन 12 है, क्योंकि हम 12 कंसिडर कर रहे हैं। इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा x साइन थीटा। उसी तरह इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, y साइन थीटा। तो टॉर्क की बात करें अगर हम, तो टॉर्क कितना आ गया यहाँ, तो टॉर्क आ जाएगा QE, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में QE x साइन थीटा प्लस QE y साइन थीटा, यानी टाउ इक्वल टू आ गया QE x प्लस y साइन थीटा। तो Q इंटू E और x प्लस वाई क्या है यहाँ, 12 इंटू साइन थीटा। Q इंटू 12 क्या होता है, P, तो PE साइन थीटा। लेकिन एक चीज और है, तो टॉर्क तो आ ही रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा टॉर्क हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ रखा है तो टॉर्क होगा, क्योंकि टॉर्क कब जीरो होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 कर दो या थीटा की वैल्यू 180 कर दो तो टॉर्क 0 है। लेकिन इसमें देखो नेट फोर्स इस पर 0 ही है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो डायपोल रखा है, तो उस पर फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट मैं अभी नोट फॉर्म में लिखवा दूंगा मैं, ये लिख लो पहले। अब आपको एक केस दिखाऊंगा जिसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे फोर्स 0, मतलब फोर्स 0 होता है। ठीक है, लेकिन वो हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा 0 होगा फोर्स।
तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, यानी ऐसे रोटेट कराना चाहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल को। दरअसल ये फोर्स कपल है। आपको मालूम होगा कि फोर्स कपल का मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी पर दो फोर्स लगे हुए हैं, दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो इसको बोलते हैं फोर्स कपल। उस केस में आप देखोगे कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालोगे तो सेम आएगा। ये आपने, अच्छा आरबीडी तो नहीं पढ़ाना भी आपने, तो चलो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ये लिखो, हाँ सर लिखिए। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो राइट हैंड थंब रूल से देखो, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पी क्रॉस ई होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स is always zero on electric dipole when it is placed in external uniform magnetic field. But in non-uniform external, sorry, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से। But in non-uniform external electric field, force on electric dipole may or may not be zero. हम देख चुके हैं कि जीरो तो नहीं होता, वो केस भी देख चुके हैं। तो जीरो कब हो सकता है, मान लो ये इनफाइनाइट वायर है, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। तो अगर मान लो किसी आर डिस्टेंस पे जाते हो, डायपोल आपने ऐसे रखा, प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी आर डिस्टेंस पर सब जगह क्या होता है, आर डिस्टेंस के लिए सेम होता है। तो इस आर डिस्टेंस के लिए बात करोगे तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इधर लग रहा है उतना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा ना, यानी क्यू ई। तो देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर, जीरो आ रहा है, देखो, हाँ है कि नहीं। और हमें मालूम है कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो वेरिएबल है, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। बात समझ में आ गई। तो इस केस में देखो नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन जीरो नहीं है, मतलब जीरो है। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही होगा, जीरो नहीं भी हो सकता। तो जैसे ये केस है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। पॉइंट क्लियर है भाई? पॉइंट हाँ क्लियर सर। है क्या? लिख लीजिए। लेकिन इस केस में टॉर्क इसको ऐसे लगेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा इस इंस्टेंट पर।
अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक यहाँ जो हम इसकी बात करें टॉर्क की, दरअसल फोर्स कपल है। फोर्स कपल क्यों है? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप जाओगे तो टॉर्क आपको सेम मिलेगा। तो फोर्स कपल के केस में टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम मिलेगा। ये मालूम है कि बताऊं कैसे बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, एक बार बता दीजिए। बताता हूँ। लिख लिया सर। जैसे आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर लग रहा है QE, इसको फोर्स इधर लग रहा है QE, है ना। तो आप देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, A पॉइंट के बाद टॉर्क निकालो। पहले हम लोग इस पॉइंट के बाद निकाल चुके, जो कि डायरेक्शन क्या आ रही थी, ये आ रही थी, है ना। अब A पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल दो, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट A। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट A पर QE जो दिया है, इसकी वजह से तो 0 आ गया। एक का तो 0, दूसरे वाले का क्या होगा? इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये एंगल हमने देखा है कि थीटा था। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे आप, तो ये एंगल भी थीटा है। डिस्टेंस कितनी आ गई है? 2L साइन थीटा, यानी कितना हो गया? QE इंटू 2L साइन थीटा। और इसकी वजह से भी किधर है, मतलब इसकी वजह से किधर की तरफ जा रहा है देखो, यानी ऐसे तो जा रहा है, ये ऐसे तो घुमाना चाहेगा इसके अबाउट भी क्लॉकवाइज ही। तो क्या आ रहा है देखो, Q इंटू Q2L, P आ गया इंटू साइन थीटा, वही तो आ रहा। कोई नया पॉइंट ले लेते हैं, ये लिख लो पहले। और क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है। हाँ सर, लिख लिया। अब जैसे मान लो कोई नया पॉइंट ले लेते हैं, इसको फोर्स इधर लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसको फोर्स इधर लग रहा है। तो ये एंगल थीटा है। मान लो पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट C है। आप देख रहे हो कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेता हूँ कि D है मान लो। तो ये फोर्स इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका भी देख लेते, चलो यहीं ले लेते हैं पॉइंट। तो आप देख रहे हो कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा।
तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ, 12 sin थीटा हो गया ना। तो ये इसको कैसे रोटेट कराना चाहेगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा। तो दोनों का देखेंगे हम लोग। तो टाउ सी इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा वैसे तो, क्यू ई इंटू 2l sin थीटा प्लस डी ना, ये क्लॉकवाइज इसको प्लस ले लेता हूँ, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज इसका कितना मिलेगा, क्यू ई इंटू डी ना, ऐसे रोटेट कराना चाहिए। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, क्यू ई 2l sin थीटा, यानी टाउ सी इक्वल टू टाउ ए, सेम ही आ रहा है, इक्वल टू टाउ सेंटर के अबाउट कितना आ गया, पी साइन थीटा ही तो है, क्लॉकवाइज ही तो है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। इसको बोलते हैं फोर्स कपल। तो फोर्स कपल के केस में आप किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क लो, हमेशा सेम आएगा। मतलब अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि मान लो कोई भी रिजिड बॉडी अगर है और उस पर नेट फोर्स 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जाओगे तो टॉर्क क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, ये आरबीडी में भी बात कर लेंगे हम लोग। लिख लीजिए। लिख लिया। एक मिनट सर। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि तो नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the electric dipole। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरह से देखेंगे। एक तो ये है कि टाउ इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी थीटा थीटा कैप, टाउ वेक्टर इक्वल टू ये होता है। इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से है, तो ये QE है, ये QE है, ये एंगल हमारे पास थीटा, तो आप देख रहे हो इसको ऐसे रोटेट करा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक टॉर्क तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन होता क्या है यहाँ जो थीटा है ना इंक्रीजिंग उस ऑर्डर में है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ तो हमारे पास टॉर्क क्या था, तो उसको लिखेंगे PE साइन थीटा माइनस थीटा कैप। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि थीटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे, तो हो जाएगा माइनस PE साइन थीटा थीटा कैप इक्वल टू माइनस DU बाई डी थीटा थीटा कैप। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, थीटा कैप से थीटा कैप, तो DU इक्वल टू हो गया PE साइन थीटा। तो मान लो इसको हम लोग θ1 से θ2 लेके जा रहे हैं, ये U1 से U2 लेके जा रहे हैं, तो U2 माइनस U1 इक्वल टू PE, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो θ1 से θ2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो U2 माइनस U1 इक्वल टू मिलेगा PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, ये रहेगा। लिख लिया? हाँ सर। एक तो ये तरीका होता है, एक और तरीका है इसको निकालने का, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ क्या होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट में चूज करूंगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूंगा। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट पर मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग 0 मान के करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में सारी पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी। तो हियर reference point is chosen here, reference point is chosen when you are chosen at theta equal to 90 degree, where
potential energy is taken to be 0. ओके, तो मैंने मान लिया कि थीटा इक्वल टू मान लो 90 डिग्री है, तो U2 क्या हो जाएगा 0. तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा है, तो U1 इक्वल टू U है, तो हो गया 0 माइनस U इक्वल टू PE cos थीटा माइनस 0, यानी U इक्वल टू आ गया माइनस PE cos थीटा, या U इक्वल टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर. तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी. लिख लिया? हाँ सर. तो जैसे दूसरा मेथड क्या है, if electric dipole is rotated slowly from theta 1 to theta 2 in anti-clockwise direction. ठीक है, तो स्लोली इसको लेकर जा रहे हैं. इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रिक फोर्सेस का टॉर्क है उतना ही टॉर्क हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, है ना. तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स इसको इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस का क्या होगा, क्लॉकवाइज है. तो अगर हम लोग इसको इधर की तरफ लेके जा रहे हैं थीटा 1 से थीटा 2, तो यानी उस डायरेक्शन में टॉर्क चाहिए, तो हमारे पास क्या होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम है. तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W एक्सटर्नल प्लस WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. स्लोली लेके जा रहे तो 0 हो गया, तो W एक्सटर्नल WC क्या होता है माइनस DU, यानी DU इक्वल टू क्या W एक्सटर्नल मतलब टाउ डी थीटा, यानी उतना ही हम लोग यहाँ अप्लाई करें तो P इज साइन थीटा डी थीटा, और इसको हम लोग थीटा 1 से थीटा 2, इसको DU तो U2 टू सॉरी U1 टू U2 तो जाएगा U2 माइनस U1, और ये मिलेगा आपको PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो वही मिल जाएगा जो ऊपर मिल रहा था.
ठीक है, तो स्लोली जब रोटेट कराएंगे इसका मतलब एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो इलेक्ट्रिक टॉर्क के इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों। ठीक है, तो ये अभी आपका हो गया। हम इसमें क्या रह गया है, सब हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सब हो गया, टॉर्क वर्क्स गॉस लॉ करवा दिया था। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है ये है, और प्रेशर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है ये। चलो अब इसमें क्या है कि सब हो गया, आप एक्सरसाइज 1, 3 और 2 ये कर लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, पहले 1 है ना, प्रॉपर्टीज वाला पार्ट वो करवा दूंगा मैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस करेंगे, उसमें जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है सेक्शन जे है मेरे ख्याल से, वो मत करेगा, बाकी सब कर लेना है, और वो हो जाए तो फिर एक्सरसाइज 3 कर लेना है, और वो भी हो जाए तो एक्सरसाइज 2 कर लेना है। ठीक है, क्लियर भाई, कर लोगे? यस चलो फिर आज इतना ही। सर, नेक्स्ट चैप्टर क्या चालू होगा? नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है, हमें चाह रहा हूँ कि ग्रेविटेशन के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ इसी वीक, चलेगा? चलेगा सर। है ना, ग्रेविटेशन के लिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए फिर, ओके बाय बाय। लेक्चर में हो जाएगा सर वो? सर क्या 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 एक्स्ट्रा क्या क्लास क्या लेंगे तो बड़ी क्लास थोड़ा एक में खत्म हो जाएगा कि टाइम लगेगा? हाँ, कोशिश तो ये करता हूँ मैं कम से कम 3 घंटे की लगा दूंगा। फ्राइडे उसमें कुछ नहीं करना है मुझे, क्या करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो रिलेट ही करोगे कॉन्सेप्ट है सर ना, आप? वही इंट्रोड्यूस करना है, और नया कॉन्सेप्ट सिर्फ उसमें वो केपलर्स लॉज हैं, बाकी सारे पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट यूज करने को मुझे। सर तो 3 घंटे में खत्म हो जाएगा? हाँ, हो जाना चाहिए, कोशिश तो करूँगा मैं। फ्राइडे नहीं होगा, या संडे में से मैं किसी दिन लगाना सर, 2 दिन। फ्राइडे और संडे, संडे। संडे को तो एग्जाम है ना। हाँ सर, 6 घंटे का एग्जाम है। हाँ, तो फ्राइडे या सैटरडे ऐसा कह रहे हैं ना आप? हाँ चलेगा। चलेगा ना, फ्राइडे या सैटरडे को मैं देखता हूँ उसको, ठीक है, ओके। तो उसमें उसी में एक्स्ट्रा अलग से लेके उसमें ग्रेविटेशन करवाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर।